सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 9 का हम चैप्टर कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेक्चर सीरीज के 5 पार्ट आए थे और अब उस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट पार्ट है। चैप्टर बहुत बड़ा था, इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस 6 पार्ट आपको कुछ बेसिक बातें समझने की ज़रूरत है। क्या क्या समझने की ज़रूरत है? अगर आपको याद हो तो 1774 के अंदर फ्रांस के अंदर लुइस का शासन चालू हो गया था और लुइस 16 पावर के अंदर आया था। और लुइस 16 जैसे ही पावर के अंदर आता है तो वो संविधान को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कहता है कि जिस तरीके से हमारे फ्रांस के अंदर जिस भी तरीके से नीति चलती थी, जिस भी तरीके से पॉलिसीज चलती थी, पॉलिसीज उसी तरीके से चलेगी। इसी वजह से आपको पता होगा टेनिस कोर्ट के अंदर, टेनिस कोर्ट में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि वो लोग नया नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो फाइनली ये लोग 1791 के अंदर एक नई नेशनल असेंबली बनाते हैं और ये नेशनल असेंबली जो थी ये उस टाइम पीरियड पे छोटे मोटे राइट्स के साथ, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के साथ चलती थी। इसमें भी कुछ कमियां थी और उसके बाद जैसे ही इसमें कुछ कमियां आई 1973 के अंदर कम्प्लीटली, वैसे तो 1972 लिखा हुआ है, 1972 के अंदर नेशनल असेंबली बन जाती है पूरी तरीके से। नेशनल कॉन्वेंशन ये बन जाती है। अब जैसे ही नेशनल कॉन्वेंशन बन जाता है तो हमने ये पढ़ा था कि 1793 से लेके 1794 के टाइम पीरियड में ये वाला टाइम पीरियड जो है ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा रीजन ऑफ टेरर था। ये जो रीजन ऑफ टेरर था, इस रीजन ऑफ टेरर के अंदर आपने देखा था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की ही बहुत चल रही थी। और रीजन ऑफ टेरर के बाद हमने ये पढ़ा था कि 1794 तक आते आते 1795 के अंदर आप देखोगे कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का भी गिलोटिन कर दिया जाता है और पूरी तरीके से उसको मार दिया जाता है। अब नेशनल कॉन्वेंट की जगह ले लेता है क्या? वही चीज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब इतनी बड़ी क्रांति है कि क्रांति बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब 6 पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है और क्या बात यहाँ पे होती है। सो नेशनल कॉन्वेंशन की जगह नई चीज़ आती है और वो नई चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सभी लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप ज़रूर डाउनलोड करिए, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जो भी है पूरी की पूरी मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको नोट्स वोट्स वगैरह सब कुछ में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किस तरीके से, अगर आप यहाँ से देखें तो लुइस 16 टेनिस कोर्ट मीटिंग एंड देन उसके बाद टेनिस कोर्ट मीटिंग के बाद नेशनल असेंबली की मीटिंग, 1992 में नेशनल कॉन्वेंशन, फिर रीजन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का गला कटवा दिया गया। अब उसके बाद आती है रूल ऑफ द डायरेक्टरी। अभी डायरेक्टरी होती क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि फ्रांस के अंदर देखो जैसे कंपनी चलती है ना, कंपनी का रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग कंपनी चलती है, जिसमें क्या कहते हैं, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 5 होते हैं कंपनी के अंदर, और एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको ये बेसिक वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा उसमें देखने के लिए। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने डायरेक्टरी का रूल चालू कर दिया। डायरेक्टरी एक तरीके से क्या हो गया, डायरेक्टरी जो भी है ये देख लेते हैं। डायरेक्टरी के अंदर पहले 5 लोगों को अलग मेंबर से बनाया गया और उसके बाद 500 लोगों को अलग साइड पे अपॉइंट करा गया। ये वही एमपी या एमएलए होंगे जो जनता के वोटों के द्वारा चुने जाएंगे, जो 21 साल के प्लस के। अब ये लोग क्या करेंगे, कोई भी लॉ बनाएंगे तो ये लॉ बनाने के बाद इन 5 लोगों के पास ये लॉ जाएगा और इनमें से कोई भी 3% अगर एग्री हो जाता है तो आप देखेंगे कि उसको लॉ बना दिया जाएगा। तो एक तरीके से राजा का शासन ना होते हुए यहाँ पर डायरेक्टरी जो है अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद पूरे फ्रांस में राज कर रही है। तो डायरेक्टरी को निर्देशक ट्रांसलेशन बोला गया है। आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर चेक करना कि डायरेक्टरी है या निर्देशक है। वैसे तो खैर निर्देशक नहीं लिखा है, डायरेक्टरी लिखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर अब जो है फ्रेंच डायरेक्टरी वो काम कर रही है। डायरेक्टरी गवर्नमेंट का नाम है जो फाइनल स्टेज में फ्रेंच रेवोल्यूशन में अंतिम चरण में ये पूरी तरीके से काम कर रही थी। देखो नवंबर 2 1795 से लेके 10 नवंबर 1779 तक
ये जो थी पूरी डायरेक्टरी जो थी फ्रांस के अंदर राज कर रही थी और यही डायरेक्टरी पूरे फ्रांस को चलाएगी। अब डायरेक्टरी ने क्या करा, जैसे नेशनल असेंबली ने अपने रूल बनाए, नेशनल कन्वेंशन ने अपने रूल बनाए, ऐसी डायरेक्टरी भी एक नया रूल लेके आती है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन ईयर ऑफ थर्ड कहती है। नए वर्ष का संविधान इसे बोला जाता है और इन लोगों ने भी अपने खुद के नियम और कायदे कानून बनाए। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बस इतना सा पढ़ना है कि जैसे जैसे डायरेक्टरी, जो 5 लोग थे जो डायरेक्टरी के मेन हेड होते थे, जैसे जैसे वो भ्रष्ट होते चले गए, मिलिट्री का कंट्रोल उन पे आता चला गया, वैसे वैसे अब यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ग्रो करता है। वन पर्टिकुलर जनरल नेपोलियन हैड गेन्ड मेनी विक्टोरियस ऑफ बैटलफील्ड। In November 9, 1799, he overthrown the directory and established a new constitution called the Constitute। अब ये वर्ड का मीनिंग परम आदेश बोला जाता है, इसका मीनिंग समझाता हूँ। जैसे ही डायरेक्टरी ऑफ पावर में थी तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए अपने ही खास लोगों का डिसीजन लेती थी और उसी हिसाब से चलाती थी संविधान को, जिस हिसाब से उनको चलाना होता था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट एक जर्नल था, जो जर्नल उस टाइम पीरियड में बहुत सारे वॉर को जीता हुआ था। तो आर्टिलरी ऑफिसर पहले था, फिर जनरल बना और इस पे पूरी की पूरी आर्मी का कंट्रोल इसी के पास होता था। तो इसने क्या करा, इसने डायरेक्टरी को हटाया और डायरेक्टरी को हटाने के बाद अपना कंट्रोल लागू कर दिया। और इसने जब कंट्रोल लागू करा तो आप कह सकते हैं जहां पर डायरेक्टरी रूल कर रही थी 1795 से लेके 1799 तक, इस टाइम पीरियड तक डायरेक्टरी रूल कर रही थी। उसके बाद 1800 से लेकर 1800, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस टाइम के बाद नेपोलियन पूरी तरीके से फ्रांस में 1815 तक अपनी पावर चलाएगा। मतलब जितने भी आए, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, नेशनल असेंबली आई, उसने अपने खुद के रूल बनाए, ये आपने पढ़ा हुआ था। नेशनल कन्वेंशन आया, इन्होंने अपने खुद के रूल बनाए। रीजन ऑफ टेरर के टाइम पीरियड में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जो रूल बनाए थे, उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को मार दिया गया, डायरेक्टरी आए, डायरेक्टरी ने अपने खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए। और उसके बाद आता है आपका नेपोलियन। नेपोलियन 1800 के अंदर आता है। अगर आप देखो, जो मैंने कहा कि नेपोलियन ने फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करा और अपने आप को राजा बोला। लेकिन राजा बोलने की अच्छी बात इसकी ये रही कि जब ये राजा बना था 1719 से लेके 1815 तक ये राजा बना रहा और इसने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा। अच्छी बात इसकी ये रही कि इसने अपना को राजा तो बोला, लेकिन इसने कहा कि भैया मैं राजा तो हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मैं संवैधानिक राजा हूँ, मैं संविधान मानने के लिए तैयार हूँ। इसने परम आदेश जारी करा और परम आदेश के अंदर इसने नेपोलियन सिविल कोड 1804 में पेश कर दिया। नेपोलियन सिविल कोड की सबसे अच्छी बातें हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आती है, उसके बाद आपके 10th क्लास में आती है, आपके पेपरों के अंदर आती है। इन फ्यूचर जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे, उधर भी नेपोलियन का जिक्र आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप इसे बहुत बेसिक और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो 1804 के अंदर जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि मैं भी राजा हूँ, तो मैं भी अपने खुद के रूल्स और नियम, नए कानून बनाऊंगा। तो यहाँ पे वो बनाते हैं नए कानून। नए कानून में क्या क्या बातें हुई, कहा गया कि जितने भी बर्थ राइट प्रिविलेजेस थे वो खत्म कर दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट को पैसा देना पड़ता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट को नहीं देना पड़ता था, तो ये नहीं होगा। अच्छी बात ये रही, ये हो गया। उसके बाद ये कहा गया कि भैया जो सिटीजन्स को राइट टू प्रॉपर्टी है वो मिलेगा, मतलब प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंती व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जो गुलामी प्रथा थी वो भी खत्म कर दिया जाएगा। मतलब गुलामी प्रथा इन द सेंस फ्री लेबर नहीं होगी, आप किसी से भी काम करवाओगे तो उसको पैसा दोगे, ये वाली बात थी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में अच्छा बदलाव करा गया। तो नेपोलियन के बारे में अगर हम जाने तो नेपोलियन ने उस टाइम पीरियड पे मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। और जिस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम पीरियड चल रहा था, नेपोलियन ने पूरी तरीके से कोशिश करी कि टैक्सेशन सिस्टम को हर जगह अप्लाई करा जाए ताकि हर एक नागरिक को इक्वल तरीके से, मैं कह सकता हूँ, टैक्स पे करना पड़े। एक अच्छी बात रही नेपोलियन की, पर नेपोलियन हर जगह सभी के लिए अच्छा नहीं रहा। नेपोलियन ने काफ़ी जगह को कैप्चर करा, काफ़ी जगहों पे अटैक करके उसको जीतने की कोशिश करी और जीता भी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए नेपोलियन का जो सिविल कोड है जो 1804 के अंदर आया और जनता को एक तोहफे के रूप में देके जाता है, तो नेपोलियन यही नहीं रुकता है, नेपोलियन वुमेन्स के लिए भी काम करता है। नेपोलियन की सबसे बुरी बात ये रही कि उसने स्लेवरी सिस्टम को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को नेपोलियन ने एक्वायर करा था। तो नेपोलियन चाहता था
कि इतने बड़े इलाके को भाई पूरी तरीके से ये चलाए, और ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत बड़ी फोर्स लेबर चाहिए थी। स्लेवरी सिस्टम इन्होंने नहीं करना चाहिए था पर कर दिया। अब वुमेन का रोल देखते हैं रेवोल्यूशन में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। शुरुआती घटनाओं को अगर हम फोकस करें तो वुमेन्स का रोल रहा है। जब नेशनल असेंबली बनी थी और बहुत सारे लोग वॉर के अंदर चले गए थे, तो उस टाइम पीरियड पे भी वुमेन्स ने अपने घरों के काम को छोड़कर फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करी और वहाँ पे लोगों के साथ रोजगार करा। और ये एक अच्छी बात रही वुमेन्स के बारे में। और वुमेन्स ने अपने हितों के बारे में चर्च, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस ऑफ द इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड द न्यूज़पेपर। वुमेन, जैसे जैकोबिन क्लब था जो गरीब लोगों के लिए मदद करता था, वुमेन्स ने अपने खुद के क्लब्स बनाए थे जिसमें पूरी तरीके से वो क्या करते थे, जिसमें पूरी तरीके से वो जो वुमेन्स होती थी जिनको दिक्कतें होती थी उनके लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाते थे और अपने खुद का न्यूज़पेपर भी बनाते थे। वुमेन्स उस टाइम पीरियड पे डिसअपॉइंट हुई थी जिस टाइम पीरियड पे 1971 के अंदर नेशनल असेंबली बनी थी और वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने राइट टू वोट का डिमांड करा था। आने वाले समय में जो नेशनल कॉन्वेंस बना था, तो नेशनल कॉन्वेंस के अंदर वुमेन को उस टाइम पीरियड पे राइट टू वोट मिला था। द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिशन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब यहाँ पे अच्छी बात जैकोबिन क्लब में ये रहा, जो नेशनल कन्वेंशन के दौरान था, उस टाइम पीरियड पे महिलाओं के बेहतर जीवन करने के लिए सभी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग यानी कि शिक्षा अनिवार्य कर दी। फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरी इनटू अगेंस्ट देयर विल। ये अच्छी बात करी कि फादर जो है कभी भी मजबूरी में शादी करने के लिए ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तलाक वहाँ पर उसने लीगल करवा दी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, और वुमेन्स जो थी उस टाइम पीरियड पे नौकरी पेशा धंधा कर सकती थी। एक यहाँ पे एक वुमेन का नाम है, रेवोल्यूशनरी वुमेन है, इन्होंने बताया था किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे उनको राजनीतिक राइट्स जो होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स, वो उस टाइम पीरियड में मिले थे। और ऑफ कोर्स फ्रांस पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने 1946 के अंदर वुमेन को राइट टू वोट दिया था। एक अच्छी बात है, अगर आप इस वुमेन के बारे में पढ़ेंगे तो पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी ये, और फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशनरी वुमेन के रूप में जानी गई। स्लेव की अगर बात करें तो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जैकोबिन क्लब का यही था कि स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर देना, जो 17वीं सेंचुरी तक ख़त्म हो चुका था, और जो गुलाम फ्रांसीसी व्यापारियों के द्वारा साउथ अफ्रीका, वहाँ के कोस्टल जगहों से लोकल व्यापारियों के द्वारा खरीदे जाते थे फ्रांस के अंदर 17वीं सेंचुरी से पहले, वो किन्होंने बंद करा? जैकोबिन क्लब के लोगों ने बंद करा। 18वीं सेंचुरी के अंदर इसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि नेपोलियन ने पूरी तरीके से इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करा। यहाँ पे नेशनल असेंबली ने भी इस पर डिबेट करी कि भाई जो लोग क्या कहते हैं दूसरी कंट्री से माइग्रेट होकर फ्रांस में आ चुके हैं, तो क्या उन लोगों को दोबारा डिपोर्ट करके अफ्रीका भेजना चाहिए या उन लोगों को भी अधिकार देने चाहिए? तो अधिकार मिले। नेशनल कन्वेंशन पहला बना जिन्होंने फ्री ऑल स्लेव्स टू द फ्रांस ओवरसी द पोसेशन, और पहला ऐसा कानून बनाता है जो 1794 के अंदर कि भाई हम चाहे तो डिपोर्ट कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, और नहीं तो उन लोगों को यहाँ फ्रांस में ही सोसाइटी दी जा सकती है रहने के लिए। नेपोलियन ने बाद में गुलामी प्रथा को दोबारा चालू करा था, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन ऑनर के लिए उस टाइम पीरियड पे बहुत बड़ी मात्रा में इनस्लेव चाहिए थे। उस टाइम पीरियड पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए निग्रो टर्म है, साउथ अफ्रीका में इन लोगों को वहाँ से मंगाया जाता था ताकि इनसे काम करवाया जा सके। लेकिन जैसे नेपोलियन मरता है 1815 के अंदर वियना कॉन्फ्रेंस होता है, और 1848 के अंदर फाइनली पूरी तरीके से फ्रांस के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं आया तो क्विक रिकैप, आप सारी वीडियोस दोबारा देखिए। अधिक जानकारी के लिए ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।